अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा अभिशाप है तो वो है गरीबी। पैसे की कमी इंसान को बेबस बना देती है और बेबसी इंसान को मजबूर करती है एक ऐसे रास्ते पर उतरने के लिए जिसका अंत क्या होगा वो खुद भी नहीं जानता। महेश एक नीची जाति का व्यक्ति। उस समय गांव में जाति और छुआछूत बड़ा ही प्रचलित था और इसी कुप्रथा के चलते ना तो कभी उसे कोई ढंग का काम मिला और उसे गांव के एक ऐसे गंदे कोने में रहने के लिए फेंक दिया गया जहां एक आम इंसान रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इन अमीर ऊंची जात वालों की वजह से मेरे परिवार को किन हालातों में रहना पड़ रहा है, लेकिन मैं भी वादा करता हूं खुद से, जिस तरह इन लोगों की वजह से मैं और मेरा परिवार इस बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं, मैं भी इन सबको ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा और इनका सब कुछ एक दिन मेरा होगा। महेश का मन अब दुख और पीड़ाओं से भर चुका था। उसे अब बस चाहिए था अपना हक, जो उसे कभी नहीं मिला। बात होली से 3 दिन पहले की है। होली की मिठाई देने महेश का एक रिश्तेदार उसके घर आया। घर में बस एक टूटी हुई चारपाई और टेढ़ा टंगा हुआ एक बल्ब था। खाने को बस एक दिन जितना खाना ही घर में रखा था। घर की हालत तो बहुत खस्ता है महेश। तू भी इन हालातों को सुधारने के लिए बिरजू की तरह कुछ करता क्यों नहीं है? बिरजू की तरह? क्या किया बिरजू ने? मैंने सुना है बगल वाले गांव के बिरजू ने अपने घर में मटिया को पाला है। कर्ज में डूबकर मरने की कगार पर आ गया था वो, लेकिन 3 महीनों में उसकी किस्मत ऐसी पलटी, सारा कर्जा भी उतार दिया और गांव का सेठ आदमी बनकर घूम रहा है वो अब। सुनने में तो यही आया है कि मटिया ने उसके दिन पलट दिए। अच्छा, कहाँ मिलता है ये, मुझे भी बता। वो सब मैं नहीं जानता, बस जो पता था तुझे बता दिया। गया होगा किसी बेंगा के पास। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, और जगह भी मिठाई देने जाना है। मदन तो वहां से चला गया, लेकिन महेश के जहन में वो छोड़ गया उस एक शब्द को, मटिया। मटिया के बारे में जानने के लिए अब वो बाबाओं और बैगा के पास भटकने लगा और आखिरकार एक दिन उसे वो बैगा मिला जो उसे वो देने वाला था जिसकी उसे इतने दिनों से इच्छा थी। तू जितना सोच रहा है ये उतना सरल नहीं है। मटिया को घर में पालना कोई खेल नहीं है। एक बार मटिया को अपने घर में प्रवेश करने की आज्ञा दी तो फिर तू कभी उसके नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता, और अगर तूने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं भी नहीं जानता वो तेरे साथ क्या करेगा। मैं सब करने को तैयार हूं बाबा। आगे जो भी हालात होंगे आज से तो बेहतर होंगे। अभी तो मरने की कगार पर आ चुका हूं मैं। अब तो मटिया ही मेरे दिन सुधार सकता है। ठीक है, तो अब मैं तुझे मटिया के जो नियम बताने वाला हूं उन्हें ध्यान से सुनना। मटिया के अलावा तू अपने घर में किसी भी देवी देवता की ना तो पूजा करेगा ना उन्हें अपने घर में स्थान देगा। मटिया जो भी तुझसे करने को कहेगा उसकी हर इच्छा तुझे उसी वक्त पूरी करनी होगी। वो तेरे सपने में आकर तुझे अपनी इच्छाएं बताएगा और जैसे जैसे तू उसकी इच्छाएं पूरी करता जाएगा वैसे वैसे वे गांव के ऊंची जात के अमीरों का धन और सुख समृद्धि लाकर तुझे देगी और तेरी दरिद्रता और दुख उन्हें मिलता जाएगा। मुझे मंजूर है। तो ठीक है, 2 दिन बाद अमावस है। अमावस की रात मैं तेरे घर एक विशेष पूजा करके मटिया को तेरे घर में बुलाऊंगा। उसके बाद तू जो चाहे उससे मांग सकता है। 2 दिन बाद अमावस की रात को बैगा महेश के उस एक कमरे के घर में दाखिल हुआ। उसने वहां सफेद रंग से गोल घेरा बनाया और उसके बीचों बीच यज्ञ कुंड जलाकर वहां बैठ गया। उसने अपने झोले से मिट्टी की एक बोनी गुड़िया निकाली जिसके सर पर लंबे बाल थे और रंग बिल्कुल काला था। उसने महेश की हथेली पर एक चीरा लगाया और उस गुड़िया पर महेश के रक्त का छिड़काव करके पूजा करनी शुरू की। लगभग 2.5 घंटे बाद वो पूजा संपन्न हुई और पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई।
बैगा ने अपना झोला उठाया और महेश की ओर मुस्कान देकर वहां से चला गया। अभी तक घर में सब कुछ सामान्य था। बैगा के जाने के बाद वो सब सो गए, मगर सोने के थोड़ी देर बाद ही महेश को अपने सपने में मटिया दिखाई दी, जिसका रूप और काठ ही हूबहू उसी मिट्टी की गुड़िया जैसे थे। भूख लगी है मुझे, मांस चाहिए, कच्चा मांस ला कर दे मुझे, ज्यादा समय नहीं है तेरे पास। मटिया का रूप बेहद आक्रामक था। महेश अचानक से घबराते हुए नींद से उठा। मांस, इतनी रात गए मांस कहां से लेकर आऊंगा मैं इसके लिए? तभी महेश के घर के बाहर बंधी बकरी जोर जोर से आवाज करने लगी, जैसे मटिया खुद महेश को वो संकेत दे रही हो। उस बकरी को महेश ने अभी कुछ समय पहले ही पाला था। वो उसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसका मांस मटिया को खिलाने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। वो बाहर गया और कुछ देर बाद बकरी की जोरदार चीख वहां सुनाई दी। इसे खाकर अपनी भूख मिटा लो, स्वीकार कर लो इसे। महेश के इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने से वो सारा मांस जैसे कहीं गायब हो गया। महेश की आंखें डर से चौंधिया गई, मगर मटिया से अपनी इच्छा पूर्ति का लालच भी अब उसकी आंखों में चमक उठा। अगली सुबह माला दौड़ती हुई अंदर आई और हड़बड़ाते हुए उसने महेश को जगाया। अरे अरे जल्दी उठो, देखो बाहर क्या हो गया है, हमारी चुन्नी को मार डाला किसी ने। महेश बौखलाते हुए उठा और बिना कुछ बोले माला के साथ बाहर आंगन में आ गया, जहां चुन्नी की हड्डियों का ढेर पड़ा था, मगर उसके साथ ही एक काले कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज भी रखी थी। महेश ने वो उठाया और माला का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आया। क्या है इसमें? खोलता हूं। महेश ने उस काले कपड़े की गांठ खोली तो उसके अंदर एक बेहद सुंदर बक्सा था और बक्से के अंदर थे पूरे 1 लाख रुपए। इतने सारे पैसे कहाँ से आए ये? किसी से उधार लिए क्या? लेकिन हमें तो कोई उधार भी नहीं दे सकता, तो फिर किसके पैसे हैं ये? हमारे हैं माला, ये सारे पैसे अब हमारे हैं। मैंने मटिया की एक इच्छा पूरी की और उसके बदले उसने मुझे मेरे मुंह मांगे पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। इसका मतलब ये सचमुच काम करती है। अगली बार जब वो मेरे सपने में आकर मुझे अपनी इच्छा बताएगी तो मैं उससे इतनी दौलत मांगूंगा जितनी इस पूरे गांव में किसी के पास कभी नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहे हो आप? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मटिया, इच्छा, क्या है ये सब? महेश ने माला को सब बताया तो पैसों के लालच से माला की आंखें भी चमक उठी। महेश अपनी बीवी और बेटे के लिए नए कपड़े लाया, घर में कुछ सुविधाएं की और घर में अच्छे खाने का इंतजाम कर दिया। उसे इंतजार था कि अब मटिया अगली बार कब उसके सपने में आएगी, लेकिन कई रातों तक वो उसे सपने में दिखाई नहीं दी। तो महेश का मन अब अंदर ही अंदर बेचैन हो उठा। ये मटिया मुझे सपने में आकर अपनी इच्छा क्यों नहीं बता रही है? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे सपने में आकर मुझे अपनी इच्छा बताओ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफी मांगता हूं मैं तुमसे। उसी रात महेश को सपने में मटिया दिखाई दी और अपनी अगली इच्छा उसने महेश को बताई। महेश जल्दी से उठा और उसने अपनी पत्नी को जगाया। जो नई साड़ी लेकर आया था मैं तुम्हारे लिए, वो दो मुझे, और सारा नया श्रृंगार का सामान भी, चूड़ियां, सिंदूर, सब कुछ। इतनी रात गए, ये सब क्यों? मटिया की इच्छा है माला, जल्दी दो। माला ने उसे नई लाल साड़ी और सारा श्रृंगार का सामान दिया। महेश ने घर के पिछले हिस्से में मटिया को स्थान दिया था। उसने वहां जाकर वो सारा सामान मटिया को अर्पित कर दिया और अपनी इच्छा बोलकर वहां से आ गए। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा उदासीपन था। क्या हुआ? इच्छा पूरी कर तो दी आपने मटिया की, तो चेहरे पर चिंता कैसी है आपके? मटिया ने सिर्फ तुम्हारा नया श्रृंगार का सामान नहीं, बल्कि तुमसे तुम्हारा श्रृंगार छीन लिया है। क्या मतलब? मतलब कि अब तुम कभी श्रृंगार नहीं कर सकती। तुम्हें हमेशा के लिए अपना सारा श्रृंगार त्यागना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया
तो मटिया हमारे घर से चला जाएगा। नहीं नहीं, मटिया की अगर यही इच्छा है तो मैं इसे पूरा करूंगी, त्याग दूंगी सारा श्रृंगार। एक औरत के लिए उसका श्रृंगार त्यागना सबसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि इसे केवल ऐसी परिस्थितियों में त्यागा जाता है जब उसका संसार उजड़ चुका हो। लेकिन पैसों के लालच के चलते वो उसकी हर इच्छा मानने को तैयार थे। धीरे धीरे महेश को खुद ब खुद कभी जमीन में गड़ा हुआ धन तो कभी घर में रखी पैसों और सोने से भरी संदूक मिलने लगी। गांव के अमीरों का धन लुप्त होकर उसके पास आने लगा और कुछ ही महीनों में वो गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। गांव के बीचों बीच उसने अपनी इतनी बड़ी हवेली बनाकर तैयार की जितनी गांव के सबसे रईस आदमी के पास भी नहीं थी। मटिया कभी उसे सपने में आकर आधी रात को शमशान में जाकर कोई विशेष पूजा करने को बोलती तो कभी उसके रक्त का पान करती। गांव वालों ने भी बहुत बार उसे कभी उसकी छत पर तो कभी शमशान में अजीब तरह की पूजा करते हुए देखा और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के चौराहे पर कुछ लोग जमावड़ा लगाए बैठे थे और सबकी जुबान पर सिर्फ महेश का नाम था। ना जाने कौन सी काली विद्या सीख ली है इसने। यहाँ हम दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं और इसके घर में धन के भंडार भरते जा रहे हैं। 1 साल के भीतर कितने नए व्यवसाय खोल चुका है ये। इससे एक बार अच्छी तरह बात करनी ही पड़ेगी, वरना हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे। गांव के वो लोग जिनका कुछ समय पहले दबदबा चलता था और आज वो कंगाली की कगार पर आ चुके थे, महेश के घर पहुंचे, मगर उसके घर की चकाचौंध देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या करने आए हो तुम लोग यहाँ पर? मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सच सच बता महेश, आखिर कौन सी काली विद्या का सहारा लेकर कर रहा है तू ये सब? हम अच्छी तरह जानते हैं तेरे पास जो धन आया है वो हमसे छीना है किसी शक्ति ने और तुझे दिया है। बंद कर दे ये सब करना, वरना ठीक नहीं होगा। बस बहुत हो गया। अगर तुम जानते ही हो कि यह सब मैंने किसी काली शक्ति के जरिए किया है तो यह भी समझ जाओ कि अगर मैं उसके जरिए तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन सकता हूं तो तुम्हें नुकसान पहुंचाना भी मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तेरा अहंकार और लालच तेरे सर पर चढ़ गया है, लेकिन एक बात याद रख महेश, ज्यादा अहंकार और लालच इंसान को विनाश की तरफ ले जाता है। तेरा समय भी आएगा, जरूर आएगा। महेश को उसकी कही हुई बातें बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सोचा कि एक एक करके वो इन सब गांव वालों का विनाश कर देगा। अगली अमावस की रात मटिया फिर से उसे सपने में दिखाई दिया और उसने महेश के सामने अपनी ऐसी इच्छा व्यक्त की जिसे पूरा करने के बारे में सोचकर ही महेश की रूह कांप गई। महेश डर से भरे चेहरे के साथ नींद से उठ खड़ा हुआ। नहीं, तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए अपने बेटे को नहीं मार सकता मैं। नहीं करनी मुझे अपने कोई और इच्छा पूरी, नहीं करनी। महेश को लगा कि अगर वो मटिया से आगे कोई इच्छा नहीं मांगेगा तो उसे उसकी इच्छा भी पूरी नहीं करनी पड़ेगी। मगर मटिया को जो अपने घर में स्थान देता है उसकी हर इच्छा की पूर्ति करना उसके लिए अनिवार्य बन जाता है, वरना उस वरदान को अभिशाप बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगली सुबह महेश के कानों में एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह हड़बड़ाते हुए उठकर दूसरे कमरे में गया तो उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रो रही थी, क्योंकि मटिया ने जो मांगा था वो उसे ले जा चुका था। महेश का बेटा मारा गया और उस दिन के बाद धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति भी उससे छीनने लगी। उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई और बड़े से बड़े डॉक्टर ने भी उसका इलाज करने से मना कर दिया। मटिया भी अब उसे सपने में दिखाई नहीं देता। महेश जानता था कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। उसने बहुत बार बहुत से तांत्रिकों से उस मटिया से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया और उसका अंत वही हुआ जो होना तय था। एक रोज उनके घर में महेश और उसकी पत्नी का शव मिला और उसका पूरा वंश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया।